ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में वैज्ञानिकों द्वारा सबसे स्वीकार्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत ही है, जो ये कहता है कि ब्रह्मांड लगभग 14 अरब साल पहले शुरू हुआ था। बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड में सभी पदार्थ एक असीम घने एकवचन बिंदु यानी सिंगुलर पॉइंट पर संकुचित थे। बिग बैंग से पहले कोई समय मौजूद नहीं था, लेकिन बिग बैंग के बाद प्लैंक समय आया, जिसकी वैल्यू हम 10⁻⁻43 सेकंड्स जानते हैं। इस समय में रिलेटिविटी और क्वांटम के सिद्धांत लागू नहीं थे। इस समय तापमान भी बहुत अधिक था, लगभग 10⁻35 केल्विन। बिग बैंग के प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन बिग बैंग ने केवल इस मौजूदा अंतरिक्ष में अकेला विस्फोटक था, बल्कि 1929 में एडविन हबल द्वारा देखे गए अंतरिक्ष का विस्तार भी खुद ही होता है, जिसे आज हम यूनिवर्स एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। इसलिए सभी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर होते जा रहे हैं। इन ऑब्जेक्ट्स से जो स्पेक्ट्रम है वह डॉपलर रेड शिफ्ट शो करता है। डॉपलर शिफ्ट अगर रेड शो करेगा, इसका मतलब यह है कि चीजें हमसे दूर जा रही हैं। ये डॉपलर इफेक्ट जैसा लाइट में देखने को मिलता है, सेम हमें साउंड में भी देखने को मिलता है। अब हमसे जो दूर चीजें जा रही हैं, जैसे आकाशगंगाएं, तो उनका जो वेग है वो पृथ्वी से दूरी के प्रोपोर्शनल होता है। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो आएगा, इसे हम हबल कांस्टेंट के नाम से पुकारते हैं। इसकी आज के टाइम पे वैल्यू 70 मेगापार्सक ली जाती है। हबल कांस्टेंट ब्रह्मांड की उम्र खोजने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह बिग बैंग थ्योरी के सबसे बड़े सबूतों में से एक है। हालांकि यह केवल ब्रह्मांड की उम्र खोजने का तरीका नहीं है, और भी काफी तरीके हैं। जैसे कि रासायनिक तत्वों की उम्र से आप पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड की कितनी उम्र है। अन्य हमारे पास दूसरे भी तरीके हैं, जैसे कि स्टार क्लस्टर की उम्र बता करके, या फिर सफेद बोने सितारे जिन्हें हम व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स कहते हैं, उनकी उम्र से भी हम यूनिवर्स की एज का पता लगा सकते हैं। बिग बैंग थ्योरी का एक अन्य साक्ष्य 1965 में माइक्रोवेव अथवा कमजोर रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस का जो है वो पता लगाना है, जो हमारी आकाशगंगाओं से बिल्कुल भी नहीं थी। इनका स्रोत जो है वो हमारी आकाशगंगाओं से बहुत दूर है। इन रेडिएशंस को आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस के नाम से जाना जाता है। ये रेडिएशंस बिग बैंग के ठीक बाद उच्च ऊर्जा गामा विकिरण के रूप में बनाए गए थे। उस समय ये कॉस्मिक रेडिएशंस अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं। आज भी ये कॉस्मिक रेडिएशंस हमें देखने को मिल जाती हैं। लगभग 2 से 3 मिनट के बाद जब बिग बैंग हुआ था, तो उस समय जब टेम्परेचर 100 केल्विन तक ठंडा हुआ, तब उस समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थिर ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई जो है वो बनाने के लिए फ्यूज हो जाता है, जो ऊर्जावान फोटोन से भी नहीं तोड़ा जा सकता है। तो हीलियम, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, ये सब तो हमें मिला ही बिग बैंग से, लेकिन इसके अलावा लिथियम का भी उत्पादन हुआ। बिग बैंग से लगभग 15 मिनट के बाद ब्रह्मांड इतना ठंडा हो गया कि कोई और फ्यूजन नहीं हुआ। अब एक पल्सेटिंग या ऑस्किलेशन थ्योरी है, ये एक दूसरा सिद्धांत है जो ये कहता है कि एक निश्चित समय के बाद ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाएगा और फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेगा। अब जैसे बारी बारी से एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो है हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है, तो ब्रह्मांड जो है वो एक पल्स की तरह बिहेव करेगा। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है पल्सेटिंग थ्योरी। एक दूसरी और थ्योरी है जिसे हम कहेंगे स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये भी यूनिवर्स जो है एक्सपेंशन हुआ है या फिर इसका ओरिजिन हुआ है उसके बारे में बताता है। ये कहता है कि बिल्कुल एक्सपेंशन होता है, ये बात में बिल्कुल दोहराए नहीं है, ये सही है, लेकिन समय बीतने के साथ इसके स्वरूप और इसके घनत्व यानी डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आता है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्मांड की शुरुआत भी नहीं है और ब्रह्मांड कभी खत्म भी नहीं होगा। ब्रह्मांड एक जैसा ही था और एक जैसा ही रहेगा। लेकिन क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए इसी प्रकार से फैलता जाएगा? इसका उत्तर हमें जब देखने को मिलता है, तो हमें आकाशगंगाओं के कुल द्रव्यमान और उनके बीच कितना पदार्थ है, इस बात पर निर्भर करना ये हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आकाशगंगा में तारे केवल इसका एक छोटा सा प्रतिशत रखते हैं, और जो लापता द्रव्यमान है उसे आज हम डार्क मैटर के नाम से जानते हैं, जो हमारे ब्रह्मांड को एक साथ रखता है, यानी अट्रैक्टिव है। ये डार्क एनर्जी इसके विपरीत है, जो हमारे ब्रह्मांड का विस्तार करने वाली एक रिपल्सिव एनर्जी का उत्पादन करती है। ब्रह्मांड की संरचना में हाइड्रोजन और हीलियम सिर्फ और सिर्फ 5% ही भूमिका निभाते हैं। 24% डार्क मैटर है और बाकी का डार्क एनर्जी।
इसलिए ब्रह्मांड के 90% से अधिक डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का कब्जा है। 1916 में आइंस्टीन द्वारा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित करने के कुछ महीने बाद स्पेस और टाइम ये बताया गया कि ऑस्किलेशन करता है और उसकी खोज भी हुई। अब ये जब ऑस्किलेट करेगा स्पेस और टाइम फैब्रिक, तो हमारे पास कुछ ग्रेविटेशनल वेव्स जिन्हें हम गुरुत्वाकर्षण तरंगे कहते हैं, ये जनरेट होती हैं। तो ये बहुत समय पहले जनरेट हुई। अब इन्हें खोजना जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण एक चैलेंज था। आइंस्टीन के अस्तित्व की भविष्यवाणी करने के लगभग एक सदी के बाद गुरुत्वाकर्षण तरंगों को फिजिसिस्ट्स के एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा देखा गया था, जिसे लीगो और विर्गो के रूप में जाना जाता है। इस खोज ने 3 साइंटिस्ट ने नोबेल पुरस्कार जीता फिजिक्स में। खैर, आप बिग बैंग के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस पसंद करते हैं तो लाइक का बटन दबाना। थैंक यू।